नमस्कार। हिंदी प्रतियोगिता टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं नाटक भाग को, जो कि यूजीसी नेट में इकाई 8 भाग में लगा हुआ है। उसमें आषाढ़ का एक दिन देख रहे हैं, मोहन राकेश का नाटक है। अंक 3 आज देखेंगे। अंक 1 और अंक 2 को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं, आज अंक 3 की तरफ देखते हैं। अगर एक बार पात्र की बात कर लें तो पात्र इसमें कौन कौन है। मोहन राकेश में पात्र की बात अगर हम कर लेते हैं तो पात्र में देखते हैं, इसके पात्र हैं। अंबिका जो है ग्राम की एक वृद्धा है। इसकी अंबिका अंबिका जो है ग्राम की वृद्धा है, और मल्लिका इसकी पुत्री है। मल्लिका मल्लिका जो है इसकी पुत्री है, अंबिका की पुत्री है। कालिदास कवि हैं। कालिदास जो है ये कवि हैं। दंतुल्य जो है राजपुरुष है। दंतुल्य जो है इसका पात्र इसके हैं आषाढ़ के एक दिन के। दंतुल्य ये जो है राजपुरुष हैं, राजपुरुष हैं। और मातुल्य मातुल्य कवि मातुल्य हैं। कवि मातुल्य हैं। निक्षेप और विलोम जो है ग्राम पुरुष हैं। निक्षेप निक्षेप और विलोम जो है विलोम, ये दोनों ग्राम पुरुष हैं। ग्राम पुरुष हैं। रंगिनी और संगिनी जो है नागरी हैं। अनुस्वार और अनुनासिक जो है अधिकारी हैं। प्रियांगु मंजरी जो है राजकन्या कवि पत्नी है। तो देखते हैं अंक 3 को आज। आषाढ़ का एक दिन, अंक 3। कुछ वर्षों के बाद, इसमें कह रहे हैं कुछ वर्षों के बाद, वर्षा और मेघ गर्जन का शब्द, पर्दा उठने पर वही प्रकोष्ठ। जो वर्षा और मेघ गर्जन का शब्द सुनाई देता है और पर्दा उठने पर वही प्रकोष्ठ। एक दीप जल रहा है। प्रकोष्ठ की स्थिति में पहले से कुछ अंतर दिखाई देता है। सब कुछ जर्जर और अस्त व्यस्त है। कुंभ केवल एक है और उसका भी कोना टूटा है। आगे देखते हैं, आसन अपने स्थान से हटा हुआ है। इसमें कह रहे हैं आसन अपने स्थान से हटा हुआ है और उस पर अब बाघ की छाल नहीं है। दीवारों दीवारों से स्वास्तिक आदि के चिन्ह लगभग बुझ चुके हैं। चूल्हे के पास केवल एक दो बर्तन हैं जिन पर स्याही चढ़ी है। एक कोने में फटे मैले वस्त्र एकत्रित हैं। प्रकोष्ठ में कोई नहीं है। मातुल्य भीगे वस्त्रों में बैसाखी के सहारे चलता हुआ आता है। मातुल्य जो है भीगे वस्त्रों में बैसाखी के सहारे चलता हुआ आता है। आगे देखिए, चारों ओर दृष्टि डालकर एक लंबी सांस लेता है। नकारात्मक ढंग से सिर हिलाता है और प्रकोष्ठ के बीचों बीच आ जाता है। मातुल्य कहता है, मल्लिका। मल्लिका का स्वर अंदर से सुनाई देता है। मल्लिका कहती है, कौन। ये देखिए, मातुल्य कहता है मातुल्य कहता है, मैं मातुल्य। देखो, वर्षा ने मातुल्य की क्या दुर्गत की है। सिर से और वस्त्रों से पानी निचोड़ने लगता है। मल्लिका अंदर से आती है। उसके वस्त्र फटे हैं। रंग पहले से काला पड़ गया है और आंखों का भाव भी विचित्र सा लगता है। उसके व्यक्तित्व में भी प्रकोष्ठ की सी ही जीर्णता है। किवाड़ खुलने पर अंदर का जो भाग दिखाई देता है, वहां पर वहां अब तल्प के स्थान पर एक टूटा पालना रखा है। मल्लिका बाहर आकर किवाड़ बंद कर देती है। आगे देखिए, मल्लिका कहती है, आर्य मातुल्य, आप इस वर्षा में। मातुल्य कहता है, वर्षा से बचने के लिए तुम्हारे घर के सिवा कोई शरण नहीं था। इसमें कह रहे, वर्षा से बचने के लिए तुम्हारे घर के सिवा कोई शरण नहीं थी। सोचा जो
हो मातुल्य के लिए आज भी तुम वही मल्लिका हो। आज यह आषाढ़ की वर्षा तो मेरे लिए काल हो रही है। पहले जब दो पैरों पर चल लेता था, मातुल्य कह रहा, जब पहले दो पैरों पर चल लेता था तो मैंने कभी भारी तो मैंने कभी भारी से भारी वर्षा की चिंता नहीं की। परंतु अब यह स्थित है, बैसाखी आगे रखता हूं तो पैर पीछे फिसल जाता है, और पैर आगे रखता हूं तो बैसाखी पीछे फिसल जाती है। यह जानता कि राजप्रसाद में रहकर यह जानता कि राजप्रसाद में रहकर पांव तोड़ बैठूंगा तो कभी ग्राम छोड़कर वहां ना जाता। अब पीछे से मेरे घर की भी अब पीछे से मेरा घर भी उन लोगों ने ऐसा कर दिया है कि कहीं पर पैर टिकता ही नहीं। जिन चिकनी शिला जिन चिकने शिलालेखों से ही तो वह मिट्टी ही अच्छी थी, जो पैरों को पकड़ जो पैरों को पकड़ती तो थी। मैं तो अब घर कह रहा है कि मैं तो अब घर में रहते बेघर हो रहा हूँ, ना बाहर रहते बनता है ना अंदर। अब शेष कह रहा है, अब शेष शिलाखंडों को दर्शन से दर्शन से आगे देखिए, मुझे प्रसाद का स्मरण हो आता है, जहां रहकर एक पांव तोड़ आया हूं। आगे देखिए क्या कहता है मल्लिका। मल्लिका कहती है, खड़े रहने में कष्ट होगा, आसन ले लीजिए। मातुल्य आसन के पास जाकर बैसाखी रख देता है और जमकर बैठ जाता है। मातुल्य मातुल्य क्या कहता है, मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूंगा कि राजप्रसाद में रहने से अधिक कष्टकर स्थित संसार में हो ही नहीं सकती। आप आगे देखते हैं तो प्रतिहारी जा रहे हैं, पीछे देखते हैं तो प्रतिहारी आ रहे हैं। सच कहता हूं, मुझे कभी पता ही नहीं चल पाया कि प्रतिहारी मेरे पीछे चल रहे हैं या मैं प्रतिहारियों के पीछे चल रहा हूं। और इससे भी कष्टकार स्थिति यह थी कि जिन व्यक्तियों को देखकर मेरा आदर करने से सिर सिर झुकाने का मन करता था, वे मेरे सामने सिर झु वह कह रहे हैं, वे मेरे सामने सिर झुका देते थे। मेरे सामने हाथ से अपनी ओर संकेत करता है। बताओ मातुल्य में ऐसा क्या है जिसके आगे कोई सिर झुकाए। मातुल्य ना देवी है, ना देवता है, ना पंडित है, ना राजा है, तो फिर क्यों कोई सिर झुकाकर मातुल्य की वंदना करे। परंतु नहीं, लोग की तो क्या मातुल्य के शरीर से उतरे वस्त्रों तक की वंदना करने को प्रस्तुत थे। आगे देखिए, और मैं और मैं बार बार अपने को छू कर देखता था कि मेरे शरीर हाड़ मांस का ही है या चिकने पत्थर का हो गया है, जैसे मंदिरों में देवी देवताओं का होता है। यहाँ आकर कह रहा है, यहाँ आकर सबसे बड़ा सुख यही है कि ना कोई सिर झुकाकर मेरी वंदना करता है, और ना ही मुझे भ्रम होता है कि मैं आगे चल रहा हूँ या प्रतिहारी आगे चल रहे हैं। केवल यह वर्षा मुझे नहीं सह जाती। मल्लिका, वस्त्र सूखने के लिए आग जला दूं। मल्लिका कहती है, वस्त्र सूखने के लिए आग जला दूं। मातुल्य चूल्हे की ओर देखता है, फिर चारों ओर दृष्टि डालता है। मातुल्य कहता है, तुमने घर की क्या अवस्था कर रखी है। अंबिका के न रहने से घर की व्यवस्था ही नहीं रही। यह ठीक है कि प्रियांगु मंजरी ने तुम्हारे लिए कुछ वस्त्र और कह रहा, यह ठीक है कि प्रियांग मंजरी ने तुम्हारे लिए कुछ वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई थी जो तुमने लौटा दी। मल्लिका, मुझे उनकी आवश्यकता नहीं थी। आगे देखिए, मैले वस्त्रों के पास जाकर मैले वस्त्रों के पास जाकर उनके नीचे से भोजपत्रों से बना ग्रंथ निकाल लेती है और उसे और उसकी धूल झाड़ने लगती है। मातुल्य, और इस घर के प्रशंसकार के लिए भी उसने स्थापियों से कहा था। मल्लिका मल्लिका कह रही है, मैंने किसी परिसंस्कार की आवश्यकता नहीं समझी। ग्रंथ रखने के लिए इधर उधर स्थान देखती है, फिर उसे मातुल्य के पास आसन पर रख देती है। मल्लिका कहती है,
आग जला दूं? मातुल्य कहता है, नहीं, वर्षा थम रही है। बैसाखी लिए हुई झरोखे के पास चला जाता है। हल्की हल्की बूंद है। किसी तरह घिसता घिसता हुआ घर पहुंच जाऊं तो वहीं वस्त्र सुखाऊंगा। कहीं फिर धरासार बरसने लगे तो बस झरोखे से हटकर मल्लिका के पास आ जाता है। तुमने कश्मीर का कुछ समाचार सुना है? मल्लिका गंभीर और स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखती रहती है। आगे देखिए, मल्लिका मल्लिका क्या कह रही है? मैं हर समय घर में रहती हूँ। कहीं का भी समाचार कैसे सुन सकूंगी? मातुल्य, मैंने सुना है। विश्वास नहीं होते, परंतु होता भी है। राजनीति में कुछ भी संभव नहीं है। जितना संभव है कि ऐसा ना हो, उतना ही संभव है कि ऐसा हो। और यह भी संभव है कि जो हो वह ना हो। मल्लिका अप्रतिब्ध सी उसकी ओर देखती रहती है। मल्लिका, परंतु समाचार क्या है? मल्लिका कहती है, समाचार क्या है? आगे देखिए, मातुल्य क्या कहता है? मातुल्य कहता है, समाचार यह है कि साम्राज्य का निधन हो गया है। कश्मीर में विद्रोही शक्तियां उठ रही हैं। वहीं से आए एक आहत सैनिक का कहना है कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया है। मल्लिका, उन्होंने कश्मीर छोड़ दिया? वैसे ही अप्रतिब्ध सी आसन पर बैठ जाती है। और अब पुनः उज्जैनी चले गए हैं? मातुल्य, नहीं, उज्जैनी नहीं गया। वहां से वहां के लोगों का तो कहना है कि उसने संन्यास ले लिया। कह रहे हैं, कुछ उज्जैनी के लोगों का कहना है कि उसने संन्यास ले लिया और कश्मीर चला गया, परंतु मुझे विश्वास नहीं होता। उनका राजधानी में इतना मान, यदि कश्मीर में रहना संभव नहीं था तो उसे सीधे राजधानी जाना चाहिए था, परंतु असंभव भी नहीं है। एक राजनीति जीवन एक राजनीतिक जीवन, दूसरे कालिदास। मैं आज तक दोनों में से किसी की ही धुरी नहीं पहचान पाया। कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि जो कुछ मैं समझ पाता हूं, सत्य सदा उसके विपरीत होता है, और मैं जब उसके विपरीत तक पहुंचने लगता हूं तो सत्य उस विपरीत से विपरीत हो जाता है। अतः, कह रहे हैं, अतः मैं जो कुछ समझ पाता हूं वह सदा झूठ होता है। इससे अब तुम निष्कर्ष निकाल लो कि सत्य क्या हो सकता है, कि उसने संन्यास ले लिया या नहीं लिया। मैं समझता हूँ कि उसने संन्यास ले लिया, इसलिए सत्य यही होना चाहिए कि उसने संन्यास ले लिया। इसमें कह रहे हैं कि मैं समझ पाता हूँ कि उसने संन्यास नहीं लिया, इसलिए सत्य यही होना चाहिए कि उसने संन्यास ले लिया। मातु कहते हैं कि मैं जो सोचता हूँ उसका विपरीत ही होता है। तो अगर मैं सोच रहा हूँ संन्यास नहीं लिया है तो उसने संन्यास ले लिया है और काशी चला गया है। मल्लिका आसन से ग्रंथ उठाकर वक्ष से लगा लेती है। आगे देखिए, मल्लिका क्या कहती है? मल्लिका कहती है, नहीं, यह सत्य नहीं हो सकता। मेरा हृदय इसे स्वीकार नहीं करता। मातुल्य, मैंने तुम मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं जो कहूंगा वह कभी सत्य नहीं हो सकता, इसलिए मैं कुछ नहीं कहता। वह काशी गया है वह काशी गया है तो भी मैं झूठा हूँ, नहीं गया तो भी झूठा हूँ। यह तो ठीक है। बैसाखी बैसाखी फटकता हुआ चला जाता है। मल्लिका गुमसुम सी आसन पर बैठी रहती है। आगे देखिए, मल्लिका, नहीं, तुम काशी नहीं गए। इसमें कह रहा है, नहीं, तुम काशी नहीं गए, तुमने संन्यास नहीं लिया। मैंने इसलिए तुमसे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था। मैंने इसलिए भी नहीं कहा था कि तुम जाकर कहीं और शासन संभाल लो। फिर भी जब तुमने ऐसा किया, मैंने तुम्हें शुभकामनाएं दी, यद्यपि प्रत्यक्ष तुमने भी शुभकामनाएं ग्रहण नहीं की। ग्रंथ को हाथ में लिए जैसी अभियोगपूर्ण दृष्टि से उसे देखती है। देखिए, मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में नहीं रही, इसमें कह रहा है कि मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में नहीं रही, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे हो। किसको? कालिदास के बारे में कह रही मल्लिका। मैंने कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दिया। तुम
रचना करते रहे और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूँ। मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धियां हैं। आगे देखिए, ग्रंथ को घुटनों पर रख ग्रंथ को घुटनों पर रख लेती है और आज तुम मेरे जीवन को इस तरह निरर्थक कर दोगे। ग्रंथ को आसन पर रखकर उद्विग्न दृष्टि से उसकी ओर देखती रहती है। तुम जीवन के तटस्थ हो तुम जीवन से तटस्थ हो सकते हो, परंतु मैं तो अब इसमें कह रहा है, परंतु मैं तो अब तटस्थ नहीं हो सकती। क्या जीवन को तुम मेरी दृष्टि से देख सकते हो? जानते हो मेरे जीवन के ये वर्ष कैसे बीता हुए हैं? इसमें कह रही, जानते हो मेरे जीवन के ये वर्ष कैसे व्यतीत हुए हैं? मैंने क्या क्या देखा है, क्या से क्या हुई हूँ। आगे देखिए, उठकर अंदर का किवाड़ खोल देती है और पाल पालने की ओर संकेत करती है। इस जीवन को देखते हो, पहचान सकते हो? यह मल्लिका है जो धीरे धीरे बड़ी हो रही है और माँ के स्थान पर अब कह रही, माँ के स्थान पर अब मैं उसकी देखभाल करती हूँ। यह मेरे ये कह रही, यह मेरे अभाव की संतान है। जो भाव तुम थे वह वह दूसरा नहीं हो सकता, परंतु भाव के कोष्ठ में किसी दूसरे की जाने कितनी कितनी आकृतियां हैं। जानते जानते हो मैंने अपना नाम खोलकर एक विश्लेषण उपार्जित किया और आगे देखिए, और अब मैं अपने दृष्टि में नहीं केवल नहीं केवल विश्लेषक हूँ। किवाड़ बंद करके आसन की ओर लौट पड़ती है। व्यवसायी कहते हैं, उज्जैनी में अपवाद है। इसमें कह रहे हैं, उज्जैनी में अपवाद है। तुम्हारा बहुत सा समय वारांगणाओं के साहस सहवास इसमें कह रहे हैं, तुम्हारा बहुत सा समय वारांगणाओं के सहवास में व्यतीत होता है, परंतु तुमने वारांगना का यह रूप भी देखा है। आज तुम मुझे पहचान सकते हो। मैं कह रही है, मैं आज भी उसी तरह पर्वत शिखरों पर जाकर मेघ मालाओं को देखती हूँ। उस तरह ऋतु संहार और मेघदूत की पंक्तियां पढ़ती हूँ। आप लोग चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। हम लोग देख रहे हैं आषाढ़ का एक दिन, जो कि मोहन राकेश द्वारा लिखित एक नाटक है और यूजीसी नेट इकाई 8 भाग में लगा हुआ है। देखिए आगे क्या है। मैंने मैंने अपने के कोष्ठ में रिक्त नहीं होने दिया, परंतु मेरे भाव की पीड़ा का अनुमान लगा सकते हो। कोहनियाँ आसन पर रखकर बैठ जाती है और ग्रंथ हाथ में उठा लेती है। नहीं, तुम अनुमान नहीं लगा सकते। तुमने लिखा था कि एक दोष गुणों के सहित में उसी तरह छिप जाता है जैसे चाँद की कीड़ों में कलंक, परंतु दरिद्र नहीं छिपता। सौ सौ गुण सौ सौ गुणों में भी नहीं छिपता ही नहीं, सौ सौ गुणों को छा लेता है, एक एक करके नष्ट कर देता है। आगे देखिए, बोलती बोलती और अंतर इसमें कह रही है, बोलती बोलती और अंतर्मुख हो जाती है, परंतु मैंने यह सब सह लिया इसलिए कि मैं टूटकर भी अनुभव करती रही कि तुम बन रहे हो, क्योंकि मैं अपने को अपने में नहीं ना देखकर तुम में देखती थी। और आज यह सुन रही हूं कि तुम सब छोड़कर संन्यास ले रहे हो, तटस्थ हो रहे हो, उदासीन। मुझे मेरी सत्ता के बोध से इस तरह वंचित कर दोगे। बिजली कौदती और मेघ गर्जन सुनाई देता है। वही आषाढ़ का दिन इसमें कह रही है कि वही आषाढ़ का दिन उसी तरह मेघ गरज रहे हैं, वैसे ही वर्षा हो रही है। वही मैं हूँ, उसी घर में हूँ, किंतु पुनः बिजली कौदती मेघ गर्जन सुनाई देता और ड्यूटी का द्वार धीरे धीरे खुलता है। कालिदास छत बिछत सा द्वार खोलकर ड्यूटी में ही खड़ा रहता है। मल्लिका किवाड़ खोलने के शब्द से उधर देखती है और सहसा आगे देखिए, सहसा उठ खड़ी होती है। कालिदास अंदर आता है।
मल्लिका जड़ से उसे देखती रहती है। कालिदास संभवतः पहचानती नहीं हो। मल्लिका उसी तरह देखती रहती है। कालिदास प्रकोष्ठ में इधर उधर देखता है, फिर मल्लिका पर सिर से पैर तक एक दृष्टि डालकर आसन की ओर चला जाता है। और ना पहचानना ही स्वाभाविक है, क्योंकि मैं वह व्यक्ति नहीं हूं जिसे तुम पहले पहचानती रही हो, दूसरा व्यक्ति हूं। आगे देखिए, बाहें पीछे टिकाकर आसन पर बैठ जाती है। कह रहा बाहें पीछे टिकाकर आसन पर बैठ जाता है। और सच कहूं तो वह व्यक्ति हूं जिसे मैंने स्वयं नहीं पहचानता। ये कह रहा है कि वह व्यक्ति हूं जिसे मैं स्वयं नहीं पहचानता। तुम इस तरह जड़ सी क्यों खड़ी हो? मुझे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। मल्लिका किवाड़ बंद कर देती है, फिर खोई सी उसकी ओर बढ़ाती है। मल्लिका, आश्चर्य, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम हो, और मैं जो तुम्हें देख रही हूँ वास्तव में मैं हूँ। कालिदास कालिदास कहता है, देख रहा हूँ कि तुम भी वह नहीं हो। सब कुछ बदल गया है। यह संभव है कि परिवर्तन केवल मेरी दृष्टि में हुआ है। मल्लिका, मुझे विश्वास नहीं होता कि यह स्वप्न नहीं है। कालिदास, नहीं, स्वप्न नहीं है, यथार्थ है कि मैं यहाँ हूँ। दिनों की यात्रा करके थका टूटा हारा हुआ यहाँ आया हूँ कि एक बार यहाँ के सार्थक को देख लूं। मल्लिका, बहुत भीग गए हो। मेरे यहाँ सूखे वस्त्र तो नहीं, पर मैं, आगे देखिए, कालिदास कालिदास कहता है, मेरे भीगे हुए, इसमें कह रहा है कि मेरे भीगे होने की चिंता मत करो। जानती हो, इस तरह भीगना भी जीवन की एक महत्वाकांक्षा हो सकती है। वर्षों के बाद भीगा हूँ, अभी सूखना नहीं चाहता। चलते चलते बहुत थक गया हूँ। कई दिन ज्वार आता रहा, परंतु इस वर्ष से जैसी सारी थकान मिट गई है। मल्लिका उसके मल्लिका उसके और पास चली जाती है। मल्लिका, बहुत थक गए हो? कालिदास, थक गया था, अब भी थका हूं, परंतु वर्षा ने थकान कम कर दी। मल्लिका, तुम सचमुच पहचाने नहीं जाते। आगे देखिए, कालिदास क्षण भर उसे देखता रहता है, फिर उठकर झरोखे के पास चला जाता है। कालिदास, और तुम ही कहाँ पहचानी जाती हो? यह घर भी कितना बदल गया है। और मैं आशा कर रहा था कि सब कुछ वैसा ही होगा, ज्यों का त्यों यथास्थान, पर कुछ भी तो यथास्थान नहीं। चारों ओर देखता है मैंने, तुमने सब कुछ बदल दिया है। सब सभी कुछ बदल दिया है। आगे देखिए, मल्लिका कहती है, मैंने नहीं बदला। कालिदास उसकी ओर देखता है, फिर टहलने लगता है। कालिदास, जानता हूं तुमने नहीं बदला, उसके पास परंतु मल्लिका उसके पास आ जाता है। मैंने नहीं सोचा था कि यह घर कभी मुझे अपरिचित भी लग सकता है। कालिदास कह रहा है कि मैंने नहीं सोचा था कि यह घर मुझे अपरिचित भी लग सकता है। यहाँ के प्रत्येक वस्तु का स्थान और विन्यास इतना निश्चित था, परंतु आज सब कुछ अपरिचित लग रहा है। और आगे देखिए, और देखता है उसकी आंखों में देखता है, और तुम भी अपरिचित लग रही हो, इसलिए कहता हूं कि संभव है दृश्य उतना नहीं बदला जितना मेरी दृष्टि बदल गई। मल्लिका, थके हो, बैठ जाओ। आंखों आंखों से लगता है तुम अभी भी स्वस्थ नहीं हो। कालिदास, बहुत दिन इधर उधर भटकने के बाद यहाँ आया हूँ। कश्मीर जाते हुए जिस कारण से नहीं आया था, आज उसी कारण से आया हूँ। आगे देखिए, कह रहा है, क्षण भर दोनों की आंखें मिलती रहती। मल्लिका, आर्य मातुल से आज ही पता चला कि तुमने कश्मीर छोड़ दिया है। कालिदास, हाँ, क्योंकि सत्ता और प्रभुत्व का मोह छूट गया है। आज मैं उस सबसे मुक्त हूँ जो वर्षों से मुझे कसता रहा। कश्मीर के लोग समझते हैं
कि मैं संन्यास ले लिया, परंतु मैंने संन्यास नहीं लिया। मैं केवल मार्तगुप्त, इसमें कह रहा है मार्तगुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ हूँ, जिससे पुनः कालिदास के कलेवर में जी सकूं। एक आकर्षण, आगे देखिए क्या कहते हैं, एक आकर्षण सदा मुझे उस सूत्र की ओर खींचता था जिसे तोड़कर मैं यहाँ से गया था। यहाँ की एक एक वस्तु में जो आत्मीयता थी, वह यहाँ से जाकर मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे यहाँ की एक एक वस्तु के रूप और आकार का स्मरण कर है। देखते हैं फिर प्रकोष्ठ के पास देखता है आगे। कुंभ बाग कुंभ बागछाल कुशा दीपक गेरू की आकृतियां और तुम्हारी आंखें, जाने के दिन तुम्हारी आंखों का जो रूप देखा था, वह आज तक मेरी स्मृति में अंकित है। कालिदास कहता है जो देखा था वो आज मेरी आंखों में अभी तक वो आकृतियां अंकित हैं। मैं अपने को विश्वास दिलाता हूँ कि कभी भी लौट कर आऊं, यहाँ सब कुछ वैसा ही होगा। कोई द्वार खटखटाएगा, मल्लिका अव्यवस्थित होकर उस ओर देखती है। कल इसमें कह रहा है कोई द्वार खटखटाता है, मल्लिका अव्यवस्थित होकर उस ओर देखती है। कालिदास द्वार की ओर जाना चाहता है पर वह उसे रोक देती है। मल्लिका, द्वार बंद रहने दो, तुम जो बात कर रहे हो करते जाओ। कालिदास, देख तो लो कौन आया। मल्लिका कहती है वर्षा का दिन है, कोई भी आ सकता है, तुम बात करते रहो, वह चला जाएगा। बाहर से आगंतुक नशे के अवसर में झलकता हुआ लौट जाता है। हर समय द्वार बंद है, हर समय द्वार बंद। कालिदास, कौन था ये? मल्लिका, कहा है ना, कोई भी हो सकता है। वर्षा में जिस किसी को आश्रय की आवश्यकता पड़ सकती है। कालिदास कालिदास कहता है परंतु मुझे इसका स्वर बहुत विचित्र सा लगा। मल्लिका, तुम यहाँ के संबंध में बात कर रहे थे। कालिदास, लगा जैसे मैं इस स्वर को पहचानता हूँ, जैसे यहाँ की हर वस्तु की तरह यह भी किसी परिचित स्वर का बदला हुआ रूप है। मल्लिका, तुम थके हुए हो और अस्वस्थ हो, बैठकर बात करो। कालिदास एक निश्वास छोड़कर आसन पर बैठ जाता है। मल्लिका घुटनों पर बाहें रखकर कुछ देर नीचे बैठ जाती है। आगे देखिए कालिदास कालिदास कह रहा है, कालिदास, मैंने बहुत बार अपने संबंध में सोचा है कि मल्लिका, और हर इस हर बार इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अंबिका ठीक कहती थी। बाहें पीछे की ओर बाहें पीछे की ओर फैल जाती है और आंखों छत की ओर उठ जाती हैं। मैं यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता था ये मैं यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता था। एक कारण यह भी था कि मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भ्रतृष्णा का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूंगा। मन में कहीं यह आशंका थी कि वह वातावरण मुझे छा लेगा और मेरी जीवन की दशा बदल देगा, और यह आशंका निराधार नहीं थी। आंखें मल्लिका की ओर झुकाती हैं। तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ था कि मैं कश्मीर शासन संभालने जा रहा हूँ। तुम्हें यह तुम्हें यह बहुत अस्वाभाविक लगा होगा, परंतु मुझे इनमें कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। अभावपूर्ण जीवन अभावपूर्ण जीवन की वह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। संभवतः उसमें कहीं उन सबसे प्रतिशोध लेने की भावना भी थी जिन्होंने जब तब मेरी भर्त्सना की थी, मेरा उपहास उड़ाया था। आगे देखिए, ओट काटकर ओट काटकर उठ पड़ता है और झरोखे के पास चला जाता है। परंतु मैं यह भी जानता था कि मैं सुखी नहीं हो सकता। मैंने बार बार अपने को विश्वास दिलाना चाहा कि कम
कमी उस वातावरण में नहीं मुझ में है, परंतु इसमें कह रहे हैं मैं अपने को बदल लूं तो सुखी हो सकता हूँ, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ना तो मैं बदल सका, ना सुखी हो सका। अधिकार मिला, सम्मान मिला, बहुत सम्मान बहुत मिला। जो कुछ मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियां देश भर में पहुंच गई, परंतु मैं सुखी नहीं हुआ। किसी और के लिए यह वातावरण और जीवन स्वाभाविक हो सकता था, मेरे लिए नहीं। एक राज एक राज्य अधिकारी का कार्य क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र से भिन्न था। मुझे बार बार अनुभव होता कि मैंने प्रभुता और सुविधा के मोह में पकड़कर उस क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश किया, और जिस विशाल में मुझे रहना चाहिए था, उससे उससे दूर हटाया हूँ। इसमें कह रहे हैं जब भी मेरी आंखें दूर तक फैली क्षितिज रेखा पर पड़ती, तभी यह अनुभूति मुझे सलाती कि मैं उस विशाल से दूर हटाया हूँ। आगे देखिए, कल कह रहे हैं मैं मैं अपने को आश्वासन देता कि आज नहीं तो कल मैं परिस्थितियों पर वश पालूंगा और रूप समान रूप दोनों क्षेत्रों में अपने को बांट दूंगा। परंतु मैं स्वयं की परिस्थितियों के हाथ बनता और चलित होता रहा। जिस कल की मुझे प्रतिष्ठा थी जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी, वह कल भी नहीं आया, और मैं धीरे धीरे खंडित होता गया। एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट गया हूँ। मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसका उस विशाल के साथ कुछ भी संबंध था। आगे देखिए, क्षण भर वह चुप रहता है, फिर टहलने लगता है। कश्मीर जाते हुए कह रहा है कि कश्मीर जाते हुए यहाँ से होकर नहीं जाना चाहता था। मुझे लगता था कि यह प्रदेश यहाँ की पर्वत श्रृंखलाओं और उपाधिकाएं मेरे सामने एक मूक प्रश्न का रूप ले लेंगी। फिर भी लोह का स्वर्ण नहीं हुआ, परंतु उस बार यहाँ आकर मैं सुखी नहीं हुआ। मुझे अपने से वितृष्णा हुई, उसने भी वितृष्णा हुई उनसे भी वितृष्णा हुई, जिन्होंने मेरे आने के दिन को उत्सव की तरह मनाया। इसमें कह रहा है कि मुझे जिन्होंने मेरे आने के दिन उत्सव की तरह माना, तब पहली बार इसमें कह रहे हैं तब पहली बार मेरा मन मुक्ति के लिए व्याकुल हुआ, परंतु उस समय मुक्ति होना संभव नहीं था। मैं तब तुमसे मिलने के लिए नहीं आया कि भय था कि तुम्हारी आंखें मेरे अस्थिर मन को और अस्थिर कर देंगी। मैं इसलिए बचना चाहता था। उसका कुछ भी परिणाम हो सकता था, मैं जानता था। तुम पर उसकी क्या प्रक्रिया होगी, दूसरे तुमसे क्या कहेंगे, फिर भी उस संबंध में निश्चित था कि तुम्हारे मन में कोई वैसा भाव नहीं आया। और मैं यह आशा और मैं यह आशा लिए हुए चला गया कि एक कल ऐसा आएगा जब मैं तुमसे यह सब कह सकूंगा कि और तुम्हें अपने मन के लिए तुम्हें अपने मन के लिए द्वंद्व एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं होते। परिवर्तन एक ही दिशा में व्याप्त नहीं करता। इसलिए आज यहाँ आकर बहुत व्यर्थता का बोध हो रहा है। फिर झरोखे के पास चला जाता है। लोग सोचते हैं कह रहा है कि लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूं कि मैंने वहां रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वह यहाँ के जीवन का ही संचय है। कुमार संभव की पृष्ठभूमि यह हिमालय की और तपस्विनी उमा तुम हो। मेघदूत के अक्षर इसमें कह रहे हैं कुमार संभव की जो पृष्ठभूमि है वह हिमालय की है, और तपस्विनी जो उमा है वो तुम हो। मेघदूत में एच की पीड़ा
मेरी पीड़ा है। कह रहे हैं मेघदूत में जो यक्ष की पीड़ा है वो मेरी पीड़ा है, और विरह विरह विमार्दिता ये छिड़ी जो है वो तुम हो। कह रहे हैं कि जो यक्ष की पीड़ा है वो मेरी पीड़ा मतलब कालिदास है, और जो ये छिड़ी की पीड़ा है वो तुम हो मतलब मल्लिका है। यद्यपि मैंने स्वयं यहाँ होने और तुम्हें नगर में देखने की कल्पना की, अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला के रूप में तुम ही मेरे सामने थी। इसमें कह रहे हैं जो अभिज्ञान शकुंतलम लिखा मैंने, कालिदास ने जो अभिज्ञान शकुंतलम, उसमें शकुंतला जो थी वो तुम ही थी मेरे सामने। मैंने जब जब लिखने का प्रयत्न किया, तुम्हारे और अपने जीवन के इतिहास को फिर दोहराया, और जब उससे हटकर लिखना चाहा तो रचना प्राणवार, जिसमें कहें प्राणवान नहीं हुई। रघुवंशम जैसे रघुवंश में अज का विलाप मेरी ही वेदना की अभिव्यक्ति है, और मल्लिका दोनों हाथों से मुंह छिपा लेती है। कालिदास सहसा बोलते बोलते रुक जाता है और क्षण भर उसकी ओर देखता रहता है। चाहता था तुम यह सब पढ़ पाती, परंतु सूत्र कुछ इस रूप में टूटा हुआ था कि मल्लिका मुंह से हाथ हटाकर नकारात्मक भाव से सिर हिलाती है। मल्लिका, वह सूत्र कभी नहीं टूटा। उठकर वस्त्र से लिपटे पन्ने कोरे से उठा लाती है और कालिदास के हाथ में रख देती है। कालिदास पन्ने पलटकर देखता है। कालिदास, मेघदूत तुम्हारे पास मेघदूत की प्रतिलिपि कैसे पहुंच गई? मल्लिका, मेरे पास तुम्हारी सब रचनाएं हैं। रघुवंश और शकुंतलम की प्रतियां कुछ ही मास पहले मुझे मिल पाई हैं। कह रहे हैं कि रघुवंश और शकुंतलम की प्रतियां जो है कुछ ही समय पहले मुझे मिल पाई हैं। कालिदास, तुम्हारे पास मेरी सब रचनाएं हैं, परंतु वे यहाँ कैसे उपलब्ध हुई? क्या मल्लिका, उज्जैनी के व्यवसायी कभी कभी इस मार्ग से होकर भी जाते हैं कालिदास, और उनके पास ये प्रतिलिपियां मिल जाती हैं? मल्लिका, मैंने कहकर मंगवाई थी। 2 वर्ष 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 2 वर्ष में कहीं एक प्रतिलिपि मिल पाती थी। कालिदास कहता है, और इनके लिए धन। मल्लिका मल्लिका कहती है, 1 2 वर्ष में एक प्रतिलिपि मिल पाती है। धन एकत्रित करने के लिए बहुत समय रहता था। कालिदास सिर झुकाए आसन पर आ बैठता है। कालिदास, जो अभाव वर्षों से मुझे सलाते रहे वे आज और बड़े प्रतीत होते हैं। मल्लिका, मुझे वर्षों पहले यहाँ लौट आना चाहिए था, ताकि यहाँ वर्षा में भीग कर लिखता वह सब जो मैं अब तक नहीं लिख पाया, और जो जो आषाढ़ के मेघों की तरह से मेरे अंदर वर्षा से मेरे अंदर घुमड़ रहा है। निविश्वास छोड़कर आसन पर रखे ग्रंथ को उठा लेता है और उनके पन्ने पलटने लगता है। आगे देखिए, परंतु परंतु बरस नहीं पाता, क्योंकि क्योंकि उसे ऋतु नहीं मिलती, वायु नहीं मिलती। यह कौन सी रचना है? ये तो केवल कोरे पृष्ठ हैं। मल्लिका, ये पन्ने अपने हाथ से बनाकर सिए थे। सोचा था तुम राजधानी से आओगे तो मैं तुम्हें भेंट दूंगी, कहूंगी कि इन पृष्ठों पर अपने सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करना, परंतु इस बार तुम आकर भी नहीं आए, और यह भेंट यहीं पड़ी रही। अब तो ये पन्ने टूटने भी लगे हैं, और मुझे कहते संकोच होता है कि ये तुम्हारी रचना के लिए है। कालिदास पन्ने पलटता जाता है। कालिदास, तुमने ये पृष्ठ अपने हाथ से बनाए थे कि इन पर मैं एक महाकाव्य रचना करूं? पन्ने पलटते हुए एक स्थान पर रुक जाता है। स्थान स्थान पर इन कह रहा है कि स्थान स्थान पर इन पर पानी की बूंदें पड़ी हैं, जो निसंदेह वर्षा की बूंदें नहीं है। लगता है तुमने अपनी आंखों से इन कोरे पृष्ठों पर बहुत कुछ लिखा है, और
आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। हम लोग देख रहे हैं आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश के जो नाटक है, देखते हैं। आंखों से ही नहीं, स्थान स्थान पर ये पृष्ठ श्वेत कणों में श्वेत कणों से मैले हुए हैं। स्थान स्थान पर स्थान स्थान पर फूलों की सूखी पत्तियां ने अपने रंग इन पर छोड़ दिए हैं। कई स्थानों पर तुम्हारे नखों की इन्हीं छीला है। तुम्हारे दांतों ने इन्हें काटा है। और इसके अतिरिक्त एक ग्रीष्म की धूप में हल्के गहरे रंग, हेमंत की पत्र धूल और इस घर की सीलन सीलन ये पृष्ठ अब कोरे कहाँ हैं मल्लिका। इन पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है। अनंत सर्गों इसमें कह रहे हैं कि अनंत सर्गों की एक महाकाव्य की ग्रंथ रख देते हैं इन पृष्ठों पर अब नया कुछ क्या लिखा जा सकता है। उठाकर उठकर झरोखे के पास चला जाता है। कुछ क्षण बाहर देखता रहता है, फिर मल्लिका की ओर मुड़ जाता है। परंतु इसके आगे भी जो जीवन शेष है, हम फिर अथ से आरंभ कर सकते हैं। अंदर से बच्ची के इसमें कह रहे हैं अंदर से बच्ची की कुनमुनाने की और रोने का शब्द सुनाई देता है। मल्लिका सहसा उठकर उद्विग्न भाव से उस ओर चल देती है। कालिदास हतप्रथ सा उसे जाते देखता है। कालिदास मल्लिका मल्लिका रुककर उसकी ओर देखती है। कालिदास, किसके रोने का शब्द है ये मल्लिका? ये मेरा वर्तमान है। मल्लिका कहती है, ये मेरा वर्तमान है। अंदर चली जाती है। कालिदास स्तंभित सा प्रकोष्ठ के बीचों बीच आ जाता है। कालिदास, तुम्हारा वर्तमान? कोई द्वार खटखटाता है। फिर पैर की चोट इसमें कह रहे हैं फिर पैर की चोट से द्वार अपने आप खुल जाता है। ड्यूटी में विलोम द्वारा को कसकता खड़ा है। वस्त्र कीचड़ से लथपथ है। वह झूलता सा अंदर आता है। विलोम भीगे दिन में फिसल कर गिरे और गिरकर खाई में इसमें कह रहे हैं कि भीगे दिन में फिसल कर गिरे और गिरे खाई में। कितनी बार कहा है भैया विलोम, बड़े बहुत ऊंचे मत चढ़ा करो। कह रहे हैं कितनी बार कहा भैया बहुत ऊंचे मत चढ़ा करो। परंतु भैया विलोम क्यों मानेंगे? पहले आए तो द्वार बंद, लौट कर गए, फिर फिसल गए, फिर आए तो द्वार बंद, फिर लौट कर जाते तो क्या होता? आज का दिन ही ऐसा है कि कालिदास को देखकर बोलते बोलते रुक जाता है। दृष्टि का भाव ऐसा हो जाता है जैसे किसी बहुत सूक्ष्म वस्तु का अध्ययन कर रहा हो। ना जाने आंखों को क्या हो गया है। कभी कभी अपरिचित आकृतियां बहुत परिचित जान पड़ती हैं, कभी परिचित आकृतियां भी परिचित नहीं लगती। अब यह इतनी परिचित आकृति है और मैं इसे पहचान ही नहीं रहा। आकृति जानी हुई और व्यक्ति नया सा लगता है। क्यों बंधु, तुम मुझे पहचानते हो? मल्लिका अंदर से आती है और विलोम को देखकर द्वार के पास जड़ हो जाती है। कालिदास, आकृति बहुत बदल गई है परंतु व्यक्ति आज भी वही है। विलोम, स्वर भी परिचित है और शब्द भी। आंखें स्थिर करके देखने का प्रयत्न करता है और सहसा हंस उठता है। तो तुम हो? तुम? गिरने और चोट खाने का सारा कष्ट दूर हो गया? कितने दिनों दूर हो गया? कितने दिनों से तुम्हें देखने की लालसा मन में थी। आओ। उसकी ओर बाएं बढ़ाता है परंतु कालिदास उसके सामने से हट जाता है। गले नहीं गले नहीं मिलाओगे? मेरा शरीर मैला है इसलिए, या मुझी से घिरा है? परंतु कह रहा परंतु इस तरह मेरा तुम्हारा संबंध नहीं टूट सकता। तुमने कहा था कि हम हम एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। आगे देखिए। नहीं कहा था? मैंने इन वर्षों में उस निकटता में अंतर नहीं आने दिया।
मैं तो समझता हूँ कि अब हम एक दूसरे के और भी निकट पड़ते हैं। मल्लिका की ओर मुड़ता है। क्यों मल्लिका, मैं ठीक नहीं कहता? तुम वहां स्तंभित सी क्यों खड़ी हो? विलोम इस घर में अब तो आयाचित अतिथि नहीं है। आगे देखिए। अब तो वह अधिकार से आता है। नहीं, अब तो वह इस घर में कालिदास का स्वागत और अतिथि कर सकता है। नहीं। फिर कालिदास की ओर मुड़ता है। कहोगे कितनी आकस्मिक बात है कि तब भी मुझ में इसी घर में तब भी मुझसे इसी घर में भेंट हुई थी और आज भी यही हुई है। परंतु सच मानो, यह आकस्मिक बात नहीं। तुम जब भी आते हमारी भेंट यही होती। मल्लिका की ओर मुड़ता है। तुमने अब तक कालिदास को अतिथि का उपक्रम नहीं किया। वर्षों के बाद एक अतिथि घर आए और उसका अतिथि ना हो। जानती हो कालिदास को इस प्रदेश के हेड शावक का कितना मोह है? आगे देखिए क्या कहता है फिर। कालिदास की ओर मुड़ता है। एक हेड शावक इस घर में भी है। तुमने मल्लिका की बच्ची को नहीं देखा? आंखों उसकी आंखें किसी हेड शावक से कम सुंदर नहीं है। और जानते हो अष्टावक्र क्या कहता है? कहता है मल्लिका सहसा आगे बढ़ जाती है। मल्लिका आर्य विलोम। विलोम हंसता है। विलोम विलोम कहता है तुम नहीं चाहती कि कालिदास यह जानने की अष्टावक्र क्या कहता है, परंतु मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। मैं इसलिए कह रहा था कि संभव है कालिदास ही देखकर बता सके कि अष्टावक्र की बात कहाँ तक सच है। क्या बच्ची की आकृति सचमुच विलोम से मिलती है, या मल्लिका हाथ में मुंह छिपाए आसन पर जा बैठती है। विलोम कालिदास के पास चला जाता है। चलो देखेंगे देखेंगे कालिदास, यहाँ से चले जाओ। विलोम विलोम चला जाऊं? हंसता है। इस घर से या ग्राम प्रांतर से सुना है शासन बहुत बली होता है, प्रभुत्ता में बहुत सामर्थ्य होता है। कालिदास, मैं कह रहा हूँ इस समय यहाँ से चले जाओ। विलोम विलोम कहता है। आगे देखिए। क्योंकि तुम यहाँ लौट आए हो, क्योंकि वर्षा से छोड़ी हुई भूमि आज फिर तुम्हें अपनी प्रतीत होने लगी है, क्योंकि तुम्हारे अधिकार शाश्वत हैं। हंसता है। आगे देखिए। जैसे जैसे तुमसे बाहर जीवन की गति ही तुम हो और कोई नहीं। परंतु समय निर्दय नहीं है। उसने औरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दिए हैं। वह धूप और नैवेद्य लिए घर की देहली पर रुका नहीं रहा। उनके औरों को अवसर दिया उसने औरों को अवसर दिया, निर्माण किया है। तुम्हें उनके निर्माण की भी तृष्णा होती है, क्योंकि तुम जहां अपने को देखना चाहते हो नहीं देख पा रहे। आगे देखिए। कई क्षण उसकी ओर देखता रहता है, फिर हंसता है। तुम चाहते हो इस समय मैं यहाँ से चला जाऊं? मैं चला जाता हूँ इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते हो, परंतु इसलिए कि तुम आज यहाँ अतिथि हो और अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए। द्वार की ओर चल देता है। द्वार के पास रुककर मल्लिका की ओर देखता है। देखना मल्लिका, अतिथि में कोई कमी ना रहे। जो अतिथि वर्षों में एक बार आया है, वह आगे जाने कभी आएगा या नहीं। आगे देखिए। अर्थपूर्ण दृष्टि से अर्थपूर्ण दृष्टि से दोनों की ओर देखता है और चला जाता है। मल्लिका मुंह से हाथ हटाकर कालिदास की ओर देखती है। कुछ क्षण दोनों चुप रहते हैं। मल्लिका, क्या सोच रही हो? कालिदास झरोखे के पास चला जाता है। कालिदास, सोच रहा हूँ कि वह आषाढ़ का ऐसा ही दिन था। एक ऐसी ही घाटी में मेघ भरे थे और असमय अंधेरा हो आया था। मैंने घाटी की मैंने घाटी में एक आहत हेड शावक को देखा था और उठा यहाँ ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था। मल्लिका उठकर उसके पास
चली जाती है मल्लिका। और भी तो कुछ सोचा, और भी कुछ सोच रहे हो कालिदास? और सोच रहा हूँ कि उपात्यकाएं का विस्तार यही वही है, पर्वत शिखरों की ओर जाने वाला मार्ग वही है। वायु में वैसी ही नमी है, वातावरण की ध्वनियां भी वैसी ही हैं। मल्लिका कह रही है। और आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। मल्लिका कह रही है। और कालिदास, और कि वही चेतना है जिसमें कंपन होता है, वही हृदय जिसमें आवेश जगता है। परंतु मल्लिका चुपचाप उसकी ओर देखती रहती है। कालिदास वहां से हटकर आसन के पास आ जाता है और वहां से ग्रंथ उठा लेता है, परंतु यह कोरे पृष्ठ पर महाकाव्य तब नहीं लिखा गया था। कह रहे हैं कि तब इस कोरे पृष्ठ पर महाकाव्य नहीं लिखा गया था। मल्लिका, तुम कह रहे थे कि तुम फिर अथ से आरंभ करना चाहते हो। कालिदास निश्वास निश्वास छोड़ता है। कालिदास, मैंने कहा था कि अथ से आरंभ करना चाहता हूँ। यह संभवतः इच्छा का समय के साथ द्वंद्व था, परंतु देख रहा हूँ कि इस समय अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि समय जो है अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि मल्लिका कह रही है क्योंकि फिर अंदर से बच्ची के रोने का शब्द सुनाई देता है। मल्लिका झट से अंदर चली जाती है। कालिदास ग्रंथ आसन पर रखता हुआ जैसे अपने को उत्तर देता है। कालिदास, क्यों वह प्रतीक्षा नहीं करता? कह रहा है क्योंकि वह प्रतीक्षा नहीं करता। समय जो प्रतीक्षा नहीं करता। आगे देखिए। बिजली चमकती है, मेघ गर्जन सुनाई देता है। कालिदास एक बार चारों ओर देखता है, फिर झरोखे के पास चला जाता है। वर्षा पड़ने लगती है। वह झरोखे के पास आकर ग्रंथ को एक बार फिर उलटकर उठाकर, इसमें कह रहा है, वह झरोखे के पास आकर ग्रंथ को एक बार फिर उठाकर देखता और रख देता है। फिर एक दृष्टि अंदर की ओर डालकर ड्यूटी में चला जाता है। क्षण भर सोचता सा वहां रुका रहता है, फिर बाहर से दोनों किवाड़ मिला देता है। वर्षा और मेघ गर्जन का शब्द बढ़ जाता है। कुछ क्षणों के बाद मल्लिका बच्ची के को वक्ष में सटाए अंदर आती है और कालिदास को ना देखकर दौड़ती सी झरोखे के पास चली जाती है। मल्लिका कहती है, कालिदास। उसी तरह झरोखे के पास से आकर ड्यूटी के किवाड़ खोल देती है। कालिदास पैर बाहर की ओर बढ़ाने लगते हैं, परंतु बच्ची को बाहों में देखकर जैसे वहीं जड़ जाती है। इसमें कह रहे हैं, पैर बाहर की ओर बढ़ाने लगते हैं, परंतु बच्ची को बाहों में देखकर जैसे वहीं जड़ जाती है। फिर टूटी सी आकर आसन पर बैठ जाती है और बच्ची को और साथ सटाकर रोती हुई और चूमने लगती है। बिजली बार बार चमकती है और मेघ गर्जन सुनाई देता रहता है। धन्यवाद। आज हम लोग आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की जो कविता, मोहन राकेश का नाटक है, मोहन राकेश का नाटक है। नाटक तीन अंकों में तीन अंकों में ये नाटक है। इसको हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए।